नाम मुस्लिम लीग तो सेकुलर कैसे, इस बड़े सवाल के साथ आज देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम आर पार। ये एजेंडा चलाना बीजेपी का काम है। बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, अफजल हरात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, इसीलिए मुस्लिम लीग सांप्रदायिक। आप ये कहना चाहते हैं मुसलमान अपना आप में समझता है? मैं आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो नफरत भरी सोच है आपकी। जितना मुसलमान करेंगे ना, जितना होंगे टका के हारेंगे। कर्नाटक जीत के ऐसा लग रहा है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सरकार बना रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज में आज का दिन है बड़ी पब्लिक डिबेट का। और आज बड़ी पब्लिक डिबेट में बड़ा पॉलिटिकल इशू है। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता को मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आ रही है, धर्मनिरपेक्ष नजर आ रही है। आज उसी विषय पर हो गई सीएनबीसी आवाज पर बड़ी पब्लिक डिबेट। जिस पार्टी ने बंटवारे के विलन जिन्ना के विचारों को सिर माथे पर रखा, भारत के विभाजन का समर्थन किया, मुसलमानों के लिए खुलकर शरिया के कानून की वकालत कर डाली, उस इंडियन मुस्लिम लीग को अमेरिका में बैठकर श्री राहुल गांधी सेकुलर होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। जबकि खुद राहुल गांधी के परनाना यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद भारत में इस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ खड़े हुए थे। हालांकि यह पार्टी आजादी के बाद 1948 में बनी, लेकिन कहा जाता है कि इसकी जड़ें जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि इस पार्टी के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल पूरी ताकत के साथ बंटवारे के आंदोलन में शामिल थे और इसके साक्ष्य हैं, तथ्य हैं। और तो और मोहम्मद इस्माइल ने संविधान सभा में, यह रिकॉर्डेड है, भारतीय मुस्लिमों के लिए शरिया कानून की वकालत करी थी और खुलकर वकालत करी थी। लेकिन आज यह भी बताना आवश्यक हो जाता है कि कांग्रेस ने केरल में 2019 का लोकसभा चुनाव मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके लड़ा था और वहीं की वायनाड सीट से राहुल गांधी जीते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राहुल गांधी और कांग्रेस को मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा दिखता है, लेकिन मुस्लिम लीग इन्हें सेकुलर दिखाई दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। देश की सबसे बड़ी बहस, नाम मुस्लिम लीग तो सेकुलर कैसे, इस बड़े सवाल के साथ आज देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम मोदी सरकार और भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाने के बाद राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताते हुए अब तक का सबसे बड़ा विवाद छेड़ दिया है। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were for MP. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म होने का सारा अर्थ समझती है। या तो आप भारत का प्रति अज्ञान के प्रतीक हैं या भारत के प्रति भी अवमानना के प्रतीक। यूं तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दावा है कि ये पार्टी आजादी के बाद 1948 में बनी, लेकिन कहा जाता है IUML बंटवारे के विलेन मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी AIML की ही एक शाखा है। बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल बंटवारे के आंदोलन में भी जी जान से शामिल थे। यहाँ तक कि मोहम्मद इस्माइल ने संविधान सभा में भारतीय मुस्लिमों के लिए शरिया कानून को बनाए रखने की भी वकालत की थी। कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए देश की बदनामी का एजेंडा चलाने वालों पर खुलकर निशाना साधा है।
देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। तो बड़ा सवाल है कि वोट बैंक के लिए सियासी मान मर्यादा को रौंदना क्या उचित है? आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी विषय पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा जनता जनार्दन के बीच। सबसे पहले जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां आज के इस विषय पर। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ आज नेता भी हैं और एक्सपर्ट्स का भी एक पैनल है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा हैं, नेता हैं, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार ताली से स्वागत करिए। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत है। और मेरे साथ एक्सपर्ट्स के तौर पर शिवम त्यागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से शिवम और सैयद जवाद का भी स्वागत है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं आलोक शर्मा जी। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहा है। 60 सेकंड आप सबके पास है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया है। बताइए, अगर इस पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द लिखा है तो वो सेकुलर कैसे होती है? 60 सेकंड आपके। अगर वो सेक्युलर नहीं है तो हिंदुस्तान के संविधान ने उसको मान्यता कैसे दे रखी? ये सरकार 9 साल से पकौड़े तल रही है कि उसकी मान्यता रद्द नहीं की। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहले मुस्लिम लीग थी जिन्ना की, उसके साथ तो उस समय पर बीजेपी के जो पूर्ववर्ती लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने भी सरकार मिलकर बनाई थी। आपने आज ये तो कह दिया कि केरला में वहां पर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन ये नहीं बताया कि नागपुर में उन्हीं के कॉर्पोरेटर के साथ बीजेपी ने मिलकर कॉर्पोरेशन बनाई पिछले साल। आधी जानकारी अमीश जी देश के लिए बहुत अहितकारी है। मीडिया के साथियों से निवेदन, आज उनके अगर 4 सांसद हैं तो उसमें से 1 हिंदू है, 15 विधायक हैं तो उसमें से भी 5 या 6 हिंदू हैं। मुझे लगता है कि अगर वो मुस्लिम है और मुस्लिम शब्द होना गलत है उसमें, तो हम कह रहे हैं कि संविधान है और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर कैसे थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अंतिम बात कहना चाहूंगा, अंतिम बात कहना चाहूंगा, ठीक है, 10 सेकंड बढ़ाइए। इसी मुस्लिम लीग के एक मंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा में भेजा था, तभी गैर सांप्रदायिक थी। ये एजेंडा चलाना बीजेपी का काम है। किस तरह से थोड़े थोड़े दिन के बाद हिंदू मुस्लिम डिवाइड देश में किया जाए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल अगला आपसे है। 60 सेकंड का वक्त आपके पास भी है, टाइमर मैं ऑन कर रहा हूं। सुधांशु जी, आप केरल की मुस्लिम लीग पार्टी को जिन्ना की पार्टी बता रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं उसका जिन्ना से लेना देना है। आप 1 मिनट में यह साबित करके बताइए कि यह जिन्ना की मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है। 1 मिनट का वक्त। किसी के लिए कहा जाता है कि दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया। राहुल गांधी 7 समंदर पार जाते हुए पता नहीं दिमाग कौन से कोने में पहुंच जाता है। अब इनके लिए बताना चाहते हैं किस संदर्भ में बात आई। संदर्भ यह था कि भाजपा सांप्रदायिक है। क्यों? चुनाव आयोग से भाजपा मान्यता प्राप्त नहीं है, आज से सांप्रदायिक कहना छोड़ दीजिएगा। तब उस संदर्भ में पूछा गया कि अगर आप भाजपा सांप्रदायिक कहते हैं तो मुस्लिम लीग क्या है। और मैं बताना चाहता हूं 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग से चुन के गए थे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये दक्षिण भारत जिसमें आज के लगभग सारा दक्षिण भारत आता, मद्रास प्रेसिडेंसी, यहां 28 असेंबली की सीट थी विच वाज रिजर्व फॉर मुस्लिम लीग। 28 की 28 मुस्लिम लीग ने जीती थी। 3 वहां से नेशनल असेंबली में चुन गए थे, तीनों मुस्लिम लीग से। और जानते हैं मुस्लिमों को कितना % वोट मिला था? 95%। 95% वोट मिला था। सब नहीं चले गए पाकिस्तान। और इन्होंने ही, ये समझिए, वो दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे 47 तक, और उसके बाद 10 मार्च 48 को हो गए इसके अध्यक्ष। ये तो वही है ना, जैसे ही कहते हैं सिमी सांस्कृतिक संगठन था, फिर उसमें से पीएफआई बन गया, पीएफआई वैसा था, एसडीपीआई बन गया। सुनिए, बस ये बात कहते तो चेहरे बदल लेने से फितरत नहीं बदल जाती। ठीक है, चलिए, आपने 63 सेकंड में अपनी बात रखी। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। 60 सेकंड का वक्त आपका है। राजकुमार भाटी, आपके नेता अखिलेश यादव जिन्ना को पहले ही आजादी का नायक बता चुके हैं, तो आप तो कांग्रेस से 100% सहमत होंगे ही, जो कांग्रेस ने अब राय रखी है। क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं इस विषय के ऊपर? 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। आपका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। खैर, हम तो देश के सभी नागरिकों के साथ खड़े हैं। देश की सभी पार्टियां, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, चुनाव लड़ते हैं तो आमने सामने लड़ते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी हैं। देश के संविधान के अधीन उन्होंने शपथ लेती हैं, वो देश के कानून के तहत चलती हैं, और सभी संगठन देश के कानूनों से बंधे हुए हैं।
और इस देश का कानून और देश का संविधान किसी भी ऐसे संगठन को परमिशन नहीं देता जो कि सांप्रदायिकता भड़काता हो या लोगों को लड़ाने की बात करता हो। वो अलग बात है, कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, जिन्होंने अपने संविधान नहीं लिखे, जो किसी नियम कानून को मानते नहीं, जो नियम कानून और संविधान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। उन संगठनों पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो जो लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर मुस्लिम लीग खराब है तो सुधांशु जी से आप ये भी सवाल पूछ लेना कि फिर इन्होंने सिंध प्रदेश में और बंगाल प्रदेश में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें क्यों बनाई? वाजिब सवाल है आपका। ये एक सवाल सुधांशु मेरा कुछ सवाल तो पूछ रहे दीजिए आप। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, आलोक जी ने एक बात बोली और एक उसमें फैक्ट है, और फैक्ट ये है कि नागपुर में जब आपने अपना मेयर बनवाया था तब, मतलब आपसे मेरा ताल्लुक है जनसंघ के टाइम का, तब बनाया था, तब आपने मुस्लिम लीग का समर्थन लिया था, तब वो सेकुलर हो गई थी क्या? सुनिए, तब कौन सा इंजेक्शन देकर आए थे आप? दोनों बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पार्टी से डिफेक्ट करके आना, जैसे लोकतांत्रिक कांग्रेस के भी साथ हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, मतलब ये नहीं कांग्रेस ने हमको समर्थन दिया था, वो उस समय कांग्रेस के विधायक अलग होकर अलग हो गए थे। जन बसपा भी बनी थी तो बसपा ने हमको समर्थन नहीं दिया था, जनता दल भी टूट के आया था हमारे साथ में, कल्याण सिंह जी की सरकार। मतलब आप कह रहे थे, आप कह रहे हैं, देखिए मैं सुधांशु जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप कह रहे हैं कि वो पार्टी तो खराब थी लेकिन उसके लोग बढ़िया थे जी। अभी इन्होंने बोला ना, क्यों? पार्टी तो हिंदू है, कहते विधायक तो हिंदू हैं, तो मुस्लिम लीग पार्टी है, विधायक हिंदू हैं। मगर मैं मजेदार बात पूछना चाहता हूं, ये तो उसकी बात कह रहे हैं, आज मुस्लिम लीग के साथ है या नहीं? सुनिए, मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं है, अविभाजित आंध्र प्रदेश नहीं, आप भी बात को नहीं, इनके वाक्य को कोट कर रहा हूं। इन्होंने कहा ना छोटी बात, अब बड़ी बात बताता हूं। इनकी नजर में मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं है। यह अविभाजित आंध्र प्रदेश में मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ सरकार बना चुके हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। इनकी नजर में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। इनके लिए जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब है, उसामा जी है, इशरत बेटी है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, अफजल हरात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। इसीलिए मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं। ठीक है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका आलोक शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कॉम्युनल है और मुस्लिम लीग सेकुलर है, मतलब एक पॉइंट और भी सर आपको आपको आगे मौका दूंगा। मुस्लिम लीग सेकुलर है, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, मुस्लिम लीग सेकुलर हो रही है और आरएसएस कॉम्युनल हो रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि वो मुस्लिम लीग जो शरिया कानून के पक्ष में खड़ी रही उसको आप सेकुलर कह रहे हैं चंद वोटों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि 1991 में इस मुस्लिम लीग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको बजरंग दल और बजरंग बली की जिस तरह से एक बना दिया था बीजेपी ने, इसी तरह से पुरानी वाली मुस्लिम लीग और इसको एक बना रहे हैं। आईएसआई तो पठानकोट में जांच करने आई थी, तब तो बहुत बड़ी देशभक्त हो गई थी, और आईएसआई के लोग जब यहां पर पठानकोट से वापस गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर जो भी कुछ हुआ वो भारतीय फौजियों ने किया, तब वो मास्टर स्ट्रोक था अमित शाह जी का। देश को उलझाइए मत इन चीजों के अंदर। आज देश पूछ रहा है मणिपुर क्यों जल रहा है, देश पूछ रहा है जो पहलवान बेटियां बैठी हैं उनका क्या होगा, कब होगा, पॉस्को एक्ट में वो व्यक्ति बाहर क्यों? आप लोग तमाम नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं। आपने पूछा आरएसएस क्या है, जिस संगठन में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आज तक अपना वो रजिस्ट्रेशन करा सके, उसका एक कोई संविधान हो, उसका एक रजिस्टर्ड कोई ऑफिस हो, मुझे नहीं लगता उस पर मुझे कमेंट भी करना एक बात बताइए, मतलब इनको ऑफिस भी नहीं पता है। सुनिए, मुझे बताइए आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हाँ या ना? एक सवाल पूरा हाउस जानना चाहता है। आलोक जी, आप ही से सवाल है और 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ज्यादा दूरदर्शी हैं या पंडित नेहरू? जवाब दीजिए। मैं समझता हूं अपनी अपनी, मैं अब किसी को कंपेयर, दो व्यक्ति होते हैं, दो सगे भाई होते हैं, किसी की एक फील्ड में सगे भाई नहीं है। अरे भाई मैं सुनिए, दूरदर्शिता, मेरी नजर में एक व्यक्ति दूरदर्शी ज्यादा हो सकता है। तो मैं वही सवाल सुनिए ना भाई, मेरी बात सुनिए, पंडित नेहरू या राहुल गांधी? सुनिए ना भाई, ज्यादा बड़ा दूरदर्शी यार, आप ही पूछेंगे, आप ही जवाब रखेंगे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, कोई बात नहीं, वो सवाल आपका आज के इसको लेना देना नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जितनी दूरदर्शिता, जितने लंबे समय पीएम रहे, जब राहुल गांधी उतने लंबे समय रहेंगे पीएम, तब उसके कंपैरिजन कर सकते हैं। सवाल को पूछिए आप, तो पूछ के कम से कम में कि दो लोगों का क्या कंपेयर करना चाहिए। पीएम बनने से पहले कौन दूरदर्शी था? अरे भाई छोड़िए ना, पीएम बनने से पहले देखिए, मैं समझता हूं मेरे जो युवा साथी बच्चे बैठे हैं वो भी ताली बजाने से पहले सोच लें चीजों की गंभीरता को।
4 लोग बीजेपी के बैठ जाते हैं आपके बीच में, वो तालियां बजवानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। सर अब मैं इसलिए ये नहीं, सवाल एक मैंने मिनट, क्यों पूछा? एक मिनट आप भाई, लगातार बोल एक रहे मिनट हैं, रुकिए ना लगातार भाई, बोल रहे मैं हैं। पूछ रहा हूं इनसे भाई किस बात पे ताली इन्होंने, कि क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी वजह से इसरो से लेकर एम्स से सब कुछ बना, उनके नाम पर अब तालियां पीट रहे हैं? तो क्या बात पिछली वापस पंडित नेहरू के नाम पर सुनिए ना तालियां? भाई, सुनिए, ज्यादा दूरदर्शी थे ना। सुनिए ना भाई, सुनिए, ये बीजेपी का जो एजेंडा है ना कि प्रधानमंत्रियों को गालियां दीजिए, और आज 2014 एक 2000 ये ताली बजवाना और ये सब वही चीज है। वापस आता हूं, सुनिए, ताली बजने में गाली समझ में आ रही है। 10 सेकंड अपनी बात करो। 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म हुआ होगा, ठीक है ना? 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म हुआ होगा, ताली बजाने वालों का। आप लोगों को शर्म आती है? मोदी जी कहते हैं विदेश में जाकर कि 2014 से पहले जिनका जन्म हुआ वो सोचते थे कहां जन्म हो गया, क्यों जन्म हो गया। क्या आप लोगों को शर्म आती है? फिर ताली बजाइएगा। वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। ठीक है, अब मुद्दे के ऊपर आते हैं। और मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि बार बार मैंने इसलिए पूछा कि पंडित नेहरू ज्यादा बड़े दूरदर्शी हैं या राहुल जी ज्यादा दूरदर्शी हैं, क्योंकि पंडित नेहरू इस मुस्लिम लीग को, जिसको राहुल गांधी सेकुलर कह रहे हैं, उसके विरोध में थे, क्योंकि ये मुस्लिम लीग शरिया कानून के पक्ष में था, इसलिए विरोध में थी। और ये फैक्ट है, ऐतिहासिक फैक्ट है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। कोई कहीं जाके वेरीफाई कर ले, चेक कर ले, बड़े सारे फैक्ट चेकर्स इस देश में घूम रहे हैं, वो भी चेक कर ले। मेरा निवेदन है, और फैक्ट चेक करने के बाद इसको ट्वीट जरूर करें। अब मैं सुधांशु आपकी बात आता हूं। 2 चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर बोला तो बोला, और कांग्रेस उनके साथ है, कोई ढकी छुपे तो साथ नहीं है, खुल के साथ है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस जब फ्रंट फुट पे खेल रही है इस पूरे विषय पर, हो सकता है कांग्रेस ने कर्नाटक से एक बड़ा सबक लिया हो, कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है, और उससे एक सबक लिया हो कि खुल के खेलना चाहिए कई मुद्दों के ऊपर, और शायद उसी का पार्ट है जिसमें जेडीएस का पटाक्षेप हो गया, जिसमें गठबंधन में उनके साथ है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। और वो गठबंधन की अद्भुत क्षमता उनके साथ, वो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन में हो, केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में, इतना सुंदर समायोजन करने की क्षमता, और उसके बाद वो सेकुलर भी हैं। खैर, मगर महत्वपूर्ण बात क्या होती है, गठबंधन में हम भी थे दलों के साथ, दूसरे दल के प्रवक्ता नहीं बन जाते थे। राहुल गांधी जी अभी कह सकते थे ना, मुस्लिम लीग का सवाल मुस्लिम लीग वाले से पूछिए, वो हमारे अलायंस पार्टनर है, आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम लीग। अब राहुल गांधी तो सुधांशु त्रिवेदी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। नहीं, मैंने मगर दिल में ऐसी उमंगे हिलोरे मारती हैं, जैसे ही मुस्लिम शब्द आ जाए तो अपनी तरफ से नहीं बिल्कुल सेकुलर है, पक्का सेकुलर है, टोटली सेकुलर है, ये बोलने में उनको कोई झिझक ही नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा कि आप दूसरी पार्टी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं, अपनी पार्टी तो डिफेंड नहीं कर पाते हैं, मतलब चले ना पावे रजाई का पेड़ बांधे, वो उनकी स्थिति हो गई है। और आपने एक बात पूछी थी, राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि ज्यादा है नेहरू जी से। नेहरू जी ने इतनी दूर दूर जाके देश के बारे में ऐसे अनाप शनाप बयान नहीं दिए थे जितने राहुल गांधी जी देते हैं। तो मुझे लगता है दूर से जाके बयान देने के मामले में राहुल गांधी जी उनसे आगे हैं। जी, मैं अब आपकी बात आता हूं। एक सवाल का जवाब दीजिए। आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड है, और मुस्लिम एक लाइन और मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं, आरएसएस तो बोको हराम है, सलमान खुर्शीद जी ने कहा है। आरएसएस और तालिबान है, और मुस्लिम लीग सेकुलर है। अब इसी सवाल का जवाब, मुस्लिम लीग सेकुलर है और आरएसएस बोको हराम और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है, जो बाढ़ में मदद कर रही है लोगों की। देखिए, राहुल गांधी साहब के ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा है, राहत इंदौरी साहब का। वो शेर ये था, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने दूरदर्शिता की बात करी, उन्होंने कोविड के समय में भी जो है भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार को चिताया था, तभी आपने उनका मजाक बनाया। जब 3 कानून कृषि बिल लेकर के आते हैं जिसमें 650 किसानों की शहादत हो गई, तब भी उन्होंने आपको समझाया था। ये होता है दूरदर्शिता। जब आपने नोटबंदी करके असंगठित क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, तब भी उन्होंने आपको चिताया था। उसके बाद अभी आप देखिए, महिला सुरक्षा के ऊपर भी आपको चिताया जा रहा है, लेकिन सुध लेने को तैयार नहीं हो रही। और सेकुलरिज्म की साहब आप बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करने वाली आपकी सरकार, जो आतंकवादियों का समर्थन करती है, अकाली दल के साथ आपका गठबंधन था जो खालिस्तान का समर्थन करती है। और सेकुलरिज्म की साहब बात करते तो बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे नेता थे, प्रधानमंत्री जी थे, या माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो है अच्छे प्राइम मिनिस्टर साहब? जवाब अब ये देखिए, सवाल भारी पूछ लिया है। देखिए, तालियां भाई सवाल के लिए। नहीं जी सर इन्होंने राहत इंदौरी का शेर बोला था ना, जो मेरे दिल में है बस वही सदाकत है।
सभी के दिल में तुम्हारी जुबान थोड़ी। उसके आगे की लाइन याद है जो राहुल गांधी खेल खेल रहे हैं? उन्होंने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये भी समझ लीजिए जिस आग से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बात कह रहा हूं, आपने कहा अकाली दल खालिस्तान के साथ है, तो आज तो अकाली दल किसके साथ है? आपके साथ है। महबूबा मुफ्ती के साथ, सुनिए, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। मैं चुनौती से पूछता हूं, जब महबूबा मुफ्ती हमारे साथ थी, एक बयान दिखाइए जो उन्होंने बोला हो। जब तक हमारी सरकार थी, महबूबा मुफ्ती के साथ हमारी सरकार रहते हुए हमने हुर्रियत नेताओं से बात नहीं की, उनको पाकिस्तान से बात नहीं करने दी, उनके ऊपर लेकिन उन्होंने एक और सवाल पूछा, सवाल का दूसरा भाग भी था। चला। सुधांशु भाई, सवाल पे बच के बचने के लिए उन्होंने सवाल एक और सवाल पूछा। उसने एक और सवाल पूछा। पूरी बात बता रहा हूं जी, भाई। 10 हमारे जमाने का एक बयान दिखाइए जो महबूबा मुफ्ती ने बोला हो, बल्कि हमारे जमाने में, सुनिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके चेक कर लीजिएगा, इसमें महबूबा मुफ्ती ने सेंटेंस बोला कि अगर आप आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो समझिए आप दूध डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, आपको सीक्वेंस सामना। और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए तो, अरे भाई मीठा कड़वा नहीं, अरे अब तो सुनिए, क्या बोला? मैंने बोला मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा दूध। जो इनके साथ अलायंस में होता है तो वो राष्ट्रवादी हो जाता है, जैसे ही उसके साथ अलायंस खत्म होता है वो देशद्रोही और नक्सल। अच्छा ठीक, अब आपने आज तो गुप्कार गैंग में कांग्रेस, मैंने दूसरे, अरे भाई वो कहानी बड़ी पुरानी हो गई। जिस समय सुनील गावस्कर और चेतन चौहान चलाया करते थे उस जमाने वाली बात हो गई। अरे अब तो 370 खत्म, 35 से खत्म, पूरा मामला ही फिनिश कर दिया गया। अब तो महबूबा मुफ्ती कहते चुनाव ही नहीं लड़ेंगे हम। ठीक है, अब तो कहते हैं शिवम मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको मुस्लिम लीग में भी सेक्युलर नजर आता है, सही बात है, फुरफुरा शरीफ में, सिद्दीकी में भी, मुस्लिम लीग में और सब में शांति नजर आती है, तो आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, इस देश में क्या संघ के अलावा आपको और कोई कम्युनल नजर आता ही नहीं? क्योंकि संघ को तो और तो कोई नहीं मानता, सिर्फ आप ही मानते हैं। लेकिन संघ को लेकर इनकी टिप्पणी इतनी तीखी है, जो इस देश के लिए काम करता है, पिछले 100 साल से लगातार राष्ट्रभक्ति की बात करता है, देश के साथ रहने की बात करता है, एकता अखंडता की बात करता है। अभी पिछले दिनों जो है संघ प्रमुख ने भी लगातार इस बात को कही है। लेकिन इस देश को जो तोड़ने की बात कर रहा है, जो देश को अलग करने की बात कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है, वो आपके लिए सेक्युलर कैसे हो सकता है? जी आलोक शर्मा, इस सवाल का जवाब, केवल ये पूछना बोको हराम है आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड है और मुस्लिम लीग सेकुलर है। देखिए, मुझे लगता है आपका एजेंडा वही है। बोको हराम किसी ने कहा नहीं कहा, सुने भाई, सुने ना एक मिनट, सुने। आज का विषय वो नहीं है किस किस ने क्या कहा, मोदी साहब ने किस किस के लिए क्या कहा, आज का विषय नहीं। मुस्लिम ब्रदरहुड राहुल गांधी ने बोला था, आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड राहुल गांधी ने बोला था। 10 सेकंड आलोक शर्मा, देन राजकुमार भाटिया, देन सुधांशु। अभी सुधांशु भाई ने गुफ्तार गैंग की बात की। गुफ्तार एक रोड है श्रीनगर में, वहां मीटिंग हुई, उसको गुफ्तार गैंग कहा। और वही गैंग पूरा मोदी साहब के साथ 7 रेस्टोरेंट कोर्स पे खड़ा हुआ था, चाय पी रहा था, तब वो गुफ्तार गैंग नहीं था। तो उसमें तो आप भी थे। एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना भाई, गुफ्तार गैंग में तो आप भी थे। सपा के साथ बनाई सरकार, बसपा के साथ बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई, पीडीपी के साथ सरकार बनाई, किसके साथ सरकार नहीं बनाई इन्होंने? अकालियों के साथ, शिवसेना के साथ, सबको पीठ में छुरा घोंप कर चल दी। क्या जिस दिन महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्या उस दिन उन्होंने समर्थन वापस लिया था अपना? वो उसके बाद कहा था, पहले कहा था, के बाद का है। सरकार गिरने से 7 महीने, अरे वो छोड़िए, 7 महीने पहले सरकार गिरने की स्टेटमेंट आई थी, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया। डेट चेक करके दे दूंगा मैं आपको। मैं उस चीज को, अगर वैसे एक मैं टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं। ठीक है, अब सुनिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, पहले की मुस्लिम लीग अलग थी, उसके साथ भाजपा के लोगों ने संगठन पूरी तरह से मिलाया, सरकारें बनाई। वर्तमान की मुस्लिम लीग के साथ भी किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके मंत्री को भेजा भी, आज तक उसकी मान्यता भी है। आडवाणी जी, ये भारत में मुस्लिम लीग बनी, उसका अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद इस्माइल कौन था? जो जिन्ना का राइट हैंड था एक टाइम पर। ये आपको तो ये बात पंडित नेहरू की प्रमाणिक है भाई। इसी इस्माइल का लड़का 1962 की लड़ाई में कितना घायल हुआ था चाइना से लड़ते हुए, आपको पता है? केवल हिंदू मुसलमान करने के काम पर नाम बताइए कौन था? नाम मेरे पास ये जानकारी है ही नहीं अभी तक। बताइए ना कौन था, जानकारी दीजिए लोगों को। अरे भाई, मैं फिर सवाल फिर आता हूं। 62 के युद्ध में वो पूरा घायल हुआ, नाम उसका मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मेरा फैक्ट सही है। ठीक है सुधांशु, 30 सेकंड, देन राजकुमार भाटिया। देखिए, अगर इस टेक्निकल पॉइंट पे कहे तो मैं ये भी कहूंगा, आज अपने कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, जो जनवरी 1979 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर्ड हुए थे, जब देवराज अरस और वो कांग्रेस यू और कांग्रेस ओ
कांग्रेस जगजीवन राम अलग हुई थी, कांग्रेस अर्थ अलग हुई थी, तो कांग्रेस आई इंदिरा कांग्रेस के रूप में जनवरी 79 में बने। मगर मैं तो वही हूं 1885 वाली। अब सुनिए, हम बने 1980 में, जनसंघ बना 1951 में, पूछ रहे हैं 1942 में जो हुआ था। नहीं, वो तो इसलिए कि वो आरएसएस आपसे करें, मगर मुस्लिम लीग में जो थे उससे क्या फर्क पड़ता, वो तो बाद में अलग है। मान्यवर, इतना जो आप लोग बचने का प्रयास करते हैं, और मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, अरे भाई एक बार ईमानदारी से कह दीजिए मुस्लिम लीग सांप्रदायिक है, इसमें कौन सी समस्या है? हाँ, उनके दम पर वोट दो। नहीं, मैं उत्तर नहीं, वो कह रहे हैं चुनाव हार अब जाएंगे, एक लाइन मुस्लिम सुनिए लीग ना। और सब बातों की बात मैं अभी लेटेस्ट बता रहा हूं। जून 2013 कांग्रेस मुस्लिम लीग गठबंधन सरकार थी केरल में, 20 विधायक थे मुस्लिम लीग के। उन्होंने मल्लापुरम की जिला पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया कि चूंकि मल्लापुरम अब मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, वहां 70% से अधिक मुस्लिम हो गए हैं, तो लड़कियों की शादी की आयु जो 18 साल थी उसे घटा के 16 साल कर दिया जाए। और मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार ने, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया जून 2013 में। हाँ ठीक है, मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी की 16 होगी, जो कि संविधान विरुद्ध था। बाद में बवाल मचा तो उस आदेश को विड्रॉ किया। ये तो लेटेस्ट है। अब बताइए, ये भी सेकुलर है, ये सेकुलर है कि कॉम्युनल है? 5 सेकंड, देन राजकुमार भाटी। मुझे लगता है लड़की की आयु क्या हो, शादी की क्या ना हो, अच्छा, मुझे लगता है कि उसके ऊपर तो पहले से विवाद होते रहे। अच्छा, एक मतलब व्यक्ति का, एक मिनट, एक व्यक्ति कहता है कानून क्या कहता है? एक मिनट, 20 होना चाहिए, एक व्यक्ति कहता है 18 होना चाहिए। और सुनिए ना भाई जरा, डिस्कशन के बाद ही कानून बनते हैं। क्या 21 वर्ष जो वोटिंग राइट्स था उसको 18 किया गया तो क्या गलत हो गया? वो अलग विषय है, दोनों अलग विषय है। अरे भाई कानून से सुनिए ना भाई जरा, एक दोनों अलग विषय है। मुस्लिम इलाका अगर एक हो गया, मतलब मुस्लिम बहुल एक इलाका हो गया, वहां लड़कियों की उम्र 16 साल की शादी की उम्र कर दी गई, वो एक कम्युनल इशू है सर। आप उसको मिक्स कर रहे हैं। इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल है कि नहीं? क्या वो कम्युनल है? हाँ, बता रहा हूं। नहीं, आप मुझे बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम्स की शादी की परंपराएं अलग हैं, हिंदुओं की अलग हैं, तो क्या ये कम्युनल है? जो कम्युनल है क्या ये? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कम्युनल है? नहीं, मुझे नहीं पता कम्युनल है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। अरे मैं तो आपको हिंदू कोड बिल कम्युनल है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे केवल ये बता दीजिए कि अगर हिंदू कोड बिल, हिंदुओं के लिए सारी परंपराएं अलग हैं और हिंदुओं में ट्राइबल्स के लिए अलग हैं, तो क्या कम्युनल हो गया? ठीक है सुधांशु, 15 सेकंड हिंदू कोड बिल, राजकुमार जी आऊंगा आपके पास। भाई आप जाके चेक करिएगा, यही जो मोहम्मद इस्माइल थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष, पूर्ववर्ती जिन्ना के शिष्य, इन्होंने हिंदू कोड बिल भी लाए थे नेहरू जी, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बनवाया इंदिरा जी ने, और दोनों ही इनको नजर नहीं आते। पर उन्होंने मार्च 1954, शायद 10 या 11 मार्च की, जाके डिबेट निकाल के देख लीजिए राज्यसभा में, यही मोहम्मद इस्माइल बोलते हैं हिंदू कोड बिल पर बोलते समय कि मैं नेहरू जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस कोड बिल में मुसलमानों को अलग रखा है, तो हमारी जो शरिया के हिसाब से रवायतें हैं उनका उन्होंने सम्मान किया है, हमारा अलग तरीका बना रहना चाहिए, इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। चलिए वापस ये सेकुलर था ना? मैं वापस एक मिनट इसी पर। अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों राजकुमार जी को साइड कर रहे हैं, जबकि हिंदू क्लैरिफाई कर दूं, जानते हो हिंदू कोड बिल क्या था? उसका हिंदुओं से कोई मतलब नहीं था, उसका न हिंदू धर्म परंपरा संस्कृति से कोई मतलब नहीं था, केवल हिंदुओं पे थोपना था, मुसलमानों पे अलग रखना था। इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हिंदू कोड बिल नाम दिया गया, ताकि मुस्लिम क्रिश्चियन वो सब उससे अलग रहे। जी मैं केवल पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ ट्राइबल्स हैं, वो हिंदू परंपराओं को भी मानते हैं, बुद्धिस्ट को भी, वहां पर तो 3-3, 4-4 शादियां करने की भी इजाजत है, तो क्या उसको बदल दिया जाए? ये देश को बांटने का काम करते हैं आप लोग, इसीलिए मणिपुर जल रहा है। याद है ना आपको? आपकी सरकार, मतलब कुछ मैं समझ नहीं आ रहा भाई। अरे भाई परंपराएं सबकी अलग हैं, मेरा कहने का है। परंपरा बीजेपी को समझ नहीं आएगा। ये नहीं चलेगा, कांग्रेस और बीजेपी को समझना पड़ेगा। देखिए ये परंपरा तो सारी अलग है, मैं आलोक जी की बात से सहमत हूँ, परंपराएं अलग है, लेकिन ये परंपरा भी गलत है कि कांग्रेस और बीजेपी किसी तीसरे पे जाने ना दे। तो राजकुमार भाटी जी के लिए जोरदार तालियां भैया, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। भाटी जी, अब आप मुझे बताइए, ये आरएसएस तो आप सब लोगों के लिए कम्युनल है, मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा, क्या मुस्लिम लीग सेकुलर है? आप इस सवाल से लगातार बच रहे हैं। नहीं, मैं अभी वहीं खड़ा हूं जहां से शुरू हुए थे। बड़े शायराना अंदाज में आपकी डिबेट चल रही थी, एक शेर राहत इंदौरी का उन्होंने बोला, फिर एक आपने बोला, तो आप तीसरा उससे आगे का मैं बोल देता हूं। अरे वाह वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद। वहीं से शुरू करता हूं मैं अपनी बात जी। संदर्भित है वो, ऐसा नहीं बिना संदर्भ के नहीं।
कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान सबका। और मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ सुधांशु, आपने जो है अमीश जी, मुझे पहली बार जानकारी हुई है, मुझे जानकारी नहीं थी कि मुस्लिम लीग ने शरिया कानून की मांग की थी। अगर की थी तो मैं उसे कम्युनल मानता हूँ। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता वो भी कम्युनल है, अगर कोई शरिया से देश चलाना चाहता वो भी कम्युनल है। ये देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलेगा। हम सबकी आस्था संविधान में होनी चाहिए, क्योंकि वो दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ संविधान है और उस संविधान में हर नागरिक के लिए न्याय की व्यवस्था की गई है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसी बात भारत का संविधान सर्वोपरि। इसी बात को थोड़े और पीछे ले जाते हुए कि जब इस देश के बंटवारे की बात चल रही थी तो मुस्लिम लीग भी दो राष्ट्र की बात कर रही थी और हिंदू महासभा भी दो राष्ट्र की बात कर रही थी। जिन्ना भी बंटवारा चाहते थे और सावरकर भी बंटवारा चाहते थे। जितने कम्युनल जिन्ना थे उतने ही कम्युनल सावरकर भी थे। ये हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल और जो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से। और जो बात यहां की जा रही है, आज आपने कहा कि वो शरिया की बात करते थे, लेकिन आज हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सांप्रदायिक बात करे, नफरत फैलाने की बात करे, वो उसका व्यक्तिगत आरोप उस पर लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भारतीय संविधान की शपथ लेती है तो हम उसे इसलिए धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानते हैं। आज भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत के संविधान से अलग हटके कोई पार्टी चल ही नहीं सकती। ठीक है सुधांशु, जवाब उन्होंने एक ब्लेटेंट पॉइंट रखा, उसका जवाब क्विकली। अच्छा, डेट बता दें कब जिन्ना ने कहा और कब सावरकर ने कहा, बताइए। जिन्ना के, हाँ मैम, अब मैं बताता हूं, 1940 अब बता रहा हूं। दो राष्ट्र का सिद्धांत आया 1875 में, अल्ताफ हुसैन हाली, और उन्होंने पूरी एक कविता लिखी उसके ऊपर। उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने यह कविता लिखी थी, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिल में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान है जिसका किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा क्या कर। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रुका था वो इस्लाम का कारवां, यहीं से खड़ा करें। सावरकर तो पैदा हुए थे भाई बामुश्किल, कहां आप लेके चले आते। उसके बाद सर सैयद अहमद की जाके बातें सुन लीजिए, कहीं की बात कहीं। चलिए ठीक है, यहां तो आपको लगता है सावरकर थे, जिन्ना थे। ये ईस्ट तिमोर में काहे अलग हो रहे हैं, ये चेचेनिया में काहे अलग हो रहे हैं, ये सोमालिया में काहे लड़ रहे हैं, मतलब ये बर्मा में। आप सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं मुसलमान अपने आप में समस्या है। मैं आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो नफरत भरी सोच है आपकी। नहीं, यही तो घृणा भरी सोच है। घृणा भरी सोच नहीं, मैं बड़ी मुसलमान इस देश में एक से एक शानदार देशभक्त हुए हैं। हाँ, नहीं, देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, वो भी मैं बताता हूं। आज भी एक से एक बढ़िया मुसलमान इस देश में। चलिए सारे धर्म को निशाने पर भाई, ये आपकी नफरत भरी राजनीति। जवाब दे लूं भाई, सुनिए। चाइना के सिकियांग प्रोविंस में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बर्मा में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बोस्निया हर्जोगोविना में आरएसएस की वजह से, सोमालिया इथोपिया आरएसएस की वजह से, फिलिस्तीन में आरएसएस की वजह से, लंदन मैड्रिड ब्रिस्बेन में सारी लड़ाई आरएसएस की वजह से, 9/11 आरएसएस की वजह से हुआ था। अरे साहब, इतनी बड़ी समस्या है और तिनके की ओर में पहाड़ छुपा रहे। दूसरा, इन्होंने कहा एक से एक काबिल देशभक्त हुए। बिल्कुल हुए। यह बताइए पहली शहनाई किसने बताई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उनको भारत रत्न कब मिला? 2001 अटल जी के जमाने में। क्यों नहीं मिला 50 साल तक सेकुलर सरकार के जमाने में? अब सुनिए, वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला 2015 में, 85वीं वर्षगांठ हुई। कोई शख्स का सूरमा दिखाइए जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया हो। हमने उनको दिल्ली में बुलाकर पूरे परिवार को, उनकी पत्नी भी थी, सम्मानित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज जनाजा में कोई शख्स इनका सूरमा गया हो? बताइए। जाते हैं केवल बुरहान वानी और फलाने के नमाज जनाजा में। और सुनिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उसके घर पे नहीं जाते। इनकी पार्टी के लोग आजमगढ़ में, संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के आगे सर झुकाते हैं। अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता, अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। ठीक है, 30 सेकंड। सुधांशु जी बहुत जोश में आगे और बड़ा शानदार भाषण उन्होंने दे दिया। एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान इस देश का एक एक बच्चा करता है। इनका यह आरोप गलत है कि ये जाते हैं और हम नहीं जाते। बिस्मिल्लाह खान को सब पूरा भारत जो एक उपलब्धि मानता है, अब्दुल हमीद को कौन सा राष्ट्रपति नहीं मानता? कौन उनका सम्मान नहीं करता? अब कुछ ऑडियंस के सवाल, कोई सवाल पूछना चाहता है, हाथ खड़ा करें। सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर ये बयान देते हैं कि उन्होंने मुस्लिमों को और 1980s के टाइम के दलितों को कंपेयर कर दिया आपस में। तो सर 1980s में तो सरकार भी तो कांग्रेस की थी, तो आप कैसे कांग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं? दूसरी बात कि फिर उन्होंने क्रिश्चियंस पे बोला कि क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहा है। सर प्रूफ तो नहीं है, आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, प्रूफ उस टाइम पे आपने नहीं दिया। दिक्कत यही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो ऐसा ही रहेगा। क्रिश्चियंस, अरे भैया ऑडियंस की तो बात कर रहा हूं मैं बीजेपी की थोड़ी बात कर रहा हूं। क्रिश्चियंस के लिए एक शब्द नहीं बोला गया है,
लेकिन व्हाट्सएप पे चलता रहता है। चलिए, आजकल। क्रिश्चियन पे एक अत्याचार और सुनिए नहीं हो रहा, भाई, इसके एक ताली सेकंड, बजाइए। आलोक शर्मा अब वापस आओ। सवाल तो वाजिब है। क्रिश्चियंस सवाल तो वाजिब है। एक क्रिश्चियंस मिनट, के बारे में सुनिए बोला ना। राहुल गांधी ने। सुनिए, क्रिश्चियंस के ऊपर बात हुई, लेकिन क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार होना ऐसा नहीं बोला है। यही बोला राहुल ने। राहुल जी ने यही बोला। मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर होगा तो मैं जरूर आपके नहीं, पर सामने आऊंगा। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज की टक्कर में आपसे मुलाकात होगी, जहां आज एक्सपर्ट्स भी हैं, नेता भी हैं, सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। राहुल गांधी ने कहा कि 1980 के दशक में जो दलितों के साथ होता था, आज वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ और सारी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में है या नहीं है, 58 साल तो आप ही रहे हो संसद में, आपने उस जातिवाद को खत्म करने के लिए किया। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? मिसकोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो भय की बात करी, उस चीज को उन्होंने कोट करा। और पहली बात, राहुल गांधी साहब तो वो ये कह रहे हैं कि आज हर एक युवा के अंदर भी ये भय है कि आने वाला उसका मुस्तकबिल क्या होगा। किसानों के अंदर भी भय है। आप में भय है? आप भी युवा हैं? भय है आप में? आप युवा हैं? भय है? नहीं, मैं आप भय, बताइए ना, ये सवाल है मेरा। ना। आप युवा हैं, भय है आप में? सुनिए, भारत का मुसलमान, और मैं एक मुसलमान हूं, अपने भारतीय होने पे बेइंतहा यकीन करता हूं, और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे यकीन मैंने करता सवाल हूं। पूछा सर, आप और में भय है? सुनिए, लफ्ज़े मुसलमान से जिनको तकलीफ है, आज वो भावनाओं में ज्यादा बह गए और अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश करने लगे। वीर अब्दुल हमीद पे पहुंचे, उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान पे पहुंचे, और एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। लफ्ज़े मुसलमान से देखें, और पासवान का कार्ड खेलेंगे जाकर के। पासमंदा का कार्ड खेलेंगे। पब्लिक ताली बजा रही है, पब्लिक ताली बजा रही है। सुनिए। जी, इनके सवाल पे ताली है पब्लिक की। भैया जवाब देना पड़ेगा। बोला वो पूरा फैक्ट के साथ बोला। 2001 में ही क्यों मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को? वीर अब्दुल हमीद के घर में टिकट दिया अभी तक आपने? एक दिखाओ जो आप बताइए कांग्रेस कितने नेता गया हो, मुसलमानों को कम्युनिस्ट टिकट नेता, दिया अभी बताइए वीर अब्दुल हमीद तक? के आप घर में। मुसलमानों की हितैषी होने की बात करते हैं, एक हाथ में जो है अच्छा, कुरान होना सुनिए। चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। बताइए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जब सदन के अंदर नहीं पहुंचेगा तो उनका कैसे दायित्व आगे बढ़ेगा? ये सवाल वाजिब है। देखिए अच्छा, सुनिए सुनिए। अच्छा ठीक है, ये आप कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, ये कहते हैं ना बात आप। अगर ये देश सेकुलर है, ये सवाल है, और इस सवाल में पब्लिक ने ताली भी बजाई है। क्या आपको लगता है, मैं कोई ताली को एंडोर्समेंट नहीं मानता, बट इट इज अ क्वेश्चन सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल अकलियतें पूछेंगी कि उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं? अगर राहुल गांधी ये विदेश में बात कहते हैं, उस पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इस बात पर आपका जवाब क्या है? देश आपको सुन रहा है। बात इनको क्लियर कर दूं। जी, बाबा साहब अंबेडकर का नाम बहुत लेने लगे हैं आजकल ये लोग। बता रहा हूं, उनकी किताब है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पेज नंबर 104 105 पे जाके पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि इस्लाम के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ इस्लाम के अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नफरत और हिकारत है। सुनिए, अब अरे भाई इस्लाम के बारे में आरएसएस के बारे में आरएसएस के बारे में क्या बोला? बोलिए, कोट करिए, कहां लिखा है? मैंने किताब कोट करके बोली, हवा मत बोलिए। क्या किताब बताइए कौन सी है? कोट करिए। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सुन लीजिए, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बता दूंगा। इसके बाद आपको जो है सरदार पटेल जी का कोट करिए, किताब कोट करिए। चलिए सरदार पटेल को ही कोट कर दूं। 1948 के अंदर, फरवरी 1949, आजादी के बाद का भारत, रिटन बाय बिपिन चंद्रा के अंदर आरएसएस को, अरे भाई बिपिन चंद्रा का लेफ्टिस्ट है भाई, बाबा साहब को कोट करो। इतिहास में लेके जा रहे हैं। सुन लीजिए, इतिहास में तो ये पहुंचे। पब्लिक प्रेजेंट में आना चाहती है, क्यों भाई? प्रेजेंट में आना चाहिए ना। आप लोग इतिहास में लेके जा रहे हैं। सन की विचारधारा कहा है सरदार पटेल ने आरएसएस को? पूछिए जाकर, कहा है या नहीं कहा है? सुनिए, आप सुनिए। अच्छा ठीक है, अरे सुनिए, इन्होंने जिस बिपिन चंद्रा को कोट किया, उसने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट लिखा है। क्या कोट करने लगते हैं मेरे भाई? क्या मेरा निवेदन है, ये लेफ्टिस्ट इतिहास पर हम ज्यादा यकीन ना करें। एक सेकंड, अरे कोई नहीं, लेफ्टिस्ट इतिहास पर बिलीव ना करें। अच्छा एक सेकंड। अच्छा, इस पे आपने बोला देश किस ओर जा रहा है, तो जीडीपी रेट भारत का 7.2% हो गया है और चाइना का 4.4% है, तो इसकी खुशी है आपको? 35 रुपए में पेट्रोल भी मिल रहा है और डॉलर तो बहुत सस्ता हो गया। अच्छा, और बेरोजगारी तो जीडीपी ग्रोथ रेट की कोई खुशी नहीं है? अजब है भाई। नहीं, सवाल है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% है, चाइना से काफी ऊपर है। सुनिए भाई जी, चाइना का बेस कितना और हमारा बेस कितना, उसका भी जरा अंतर बता दीजिए। अमेरिका का बेस इकोनॉमी का कितना और हमारा कितना, वो भी बता दीजिए। बेस पे तो थोड़ा अंतर बहुत मुझे वही लगता है ना, गुमराह करने वाले आंकड़ों को सामने रख दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा ब्रिटेन से तो बड़ी हमारी इकोनॉमी है ना, जिन्होंने हम पे 200 साल राज किया, उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है। मुझे और पूरे देश को तो उस पर बहुत गर्व है।
और उसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 0.3% है, हमारा 7.2% है, अमेरिका का 1% है। तब आप बताइए पूरे विश्व में अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका का नाम ले लूं, बोलेंगे हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान और श्रीलंका से नहीं हो सकता। मैं चाइना का और अमेरिका का नाम ले रहा हूं, तब आप कहते हैं उससे भी नहीं मुकाबला हो सकता। तो करें किससे दुनिया में? आप मान रहे हैं कि हम ही हैं सबसे बड़े, हिंदुस्तान ही सबसे बड़ा है, उसका मुकाबला किसी के साथ नहीं। अंग्रेजों के देश की कितनी आबादी है? कितने करोड़ है? अरे कितने करोड़ हमसे तो कम ही है, बहुत कम नहीं, कितने करोड़ है? यूपी से लगभग 1/4 है। अच्छा। तो पहले भी तो थी ये। मैं वापस बताता हूं, यूपी से लगभग 1/4 है। हम विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश भी बन गए जी, ठीक है। और आज भी दोनों के पर कैपिटा इनकम को कंपेयर कर लीजिए, 9 गुना ज्यादा है यूके की हमसे। मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं आप, मतलब गधे को घोड़े से, घोड़े को गधे से, गाय को भैंस से, ऐसा मत कीजिए। अच्छी बात रखी है इन्होंने, फिर कहूंगा आपने बहुत अच्छी बात रखी है। अच्छा, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला देश कौन है? मेरे हिसाब से सिंगापुर है अभी। हाँ, तो फिर सिंगापुर सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। मैं नहीं कह रहा ताकत, तो फिर अब मैं बताता हूं जो इन्होंने कहा। मैं वही कह रहा हूं, 9 गुना है तो मैं ये भी जवाब देता हूं। सुनिए, अरे भाई, आप गोवा की तुलना यूपी से कर सकते हैं। अरे भाई, अब जवाब दे लेने दीजिए ना। कैसे करेंगे? ना यूके गोवा है, आप भी मान रहे हैं? मेरा यूनाइटेड मानना है किंगडम बड़ा देश है। मैं दोनों बातों का जवाब डेमोग्राफिकली देखिए, इनकी बात सही है कि हर देश का उसी तुलना होनी चाहिए। इंग्लैंड में पिछले 40 वर्षों की सबसे भयानक मंदी है, अब तो अपने ही से तुलना है ना। अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.95% है, जो 40 सालों में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में जाके चेक करिए, 21 नवंबर 2021 व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज, अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, उसको नियंत्रण करने के लिए। एक बार रेपो रेट गिराया, फिर 2022 जुलाई में फिर गिराया। इसमें तो कंपैरिजन सेम है ना। उत्तर देता हम तो नहीं है 40 साल के नीचे वाली में। और दूसरा, जब ये लोग कहते हैं ना, तो मैं बता दूं, ये पानी की एक बोतल है, ये 10 रुपए की यहां मिलती है। पता है कितने की मिलती है अमेरिका में? $1.5 की। तो 120 रुपए की तो नहीं मिलती। तो बराबरी करो, तो पूरी बराबरी की बात करो। अब मैं कहना चाहता हूं, यहां आदमी चाहे तो 50-60 रुपए में भी एक नाश्ता 60-70 रुपए में करके आ सकता है। अमेरिका में 50 सेंट में कोई नाश्ता नहीं कर सकता। तो वो होता पेइंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। उसमें हम दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। अब आप मुझे बताइए, मुस्लिम लीग के 3 ऐसे कारनामे जिसमें वो आपको सेकुलर नजर आ रही है, बताइए। एक शेर और करूंगा ना, शेरों से थोड़ी बताइए लगेगा। ना। अब वो आप एक पढ़ेंगे, वो 2 पढ़ेंगे। राहुल गांधी पे चर्चा हो रही ना, तो राहुल गांधी पे शेर आपका, राहुल गांधी पे शेर आपका। राहुल गांधी असल में हो गए तवे का सुराख, हमारे यहाँ कहलाते हैं। उन्होंने नफरत के तवे के अंदर वो कर दिया सुराख, और उस पे अब नफरत की रोटी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। कर्नाटक चुनाव हारे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हाल है, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हालात है, वो उसको लेकर के जवाब देते थे। वो ये कह रहे हैं कि वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, आज मैंने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए। राहुल गांधी ने ये बोल दिया विदेश। अरे सच और हक की बात अगर ब्रह्मांड में भी कही जाएगी तो वो सच ही होगी, वो झूठ नहीं हो सकती। मतलब आपको लगे के लिए, मतलब आप कह रहे हैं कि यूनियन मुस्लिम लीग वो अलग और बंटवारे वाली अलग। कैसे अलग हो गई? जैसे शिवसेना अलग हो गई और इनके साथ शिवसेना चली गई, वो शिंदे उद्धव को पर मदर ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना। ओके सुनिए, देखिए, अरे भाई ये शेर सुना है, मैं भी एक राहुल गांधी का शेर सुना। मैं विषयांतर नहीं करूंगा। कांग्रेस का काम है मुसलमानों को किसी भी तरीके से डराना। आलोक जी ने कहा कि इस देश में क्या कोई भी मुसलमान का बच्चा यहां पर आकर बड़े शहरों में पढ़ सकता है, किराए पे कमरा ले सकता है? मेरे बराबर में बैठे मेरे भाई नोएडा में ही रहते हैं, अच्छा फ्लैट लेके, आज तक इनको कुछ कहा गया क्या? आप इस तरीके से जबरदस्ती लोगों को डराते क्यों रहते हैं? बेकार की बात है। उन्होंने कश्मीरी लड़के को लेकर के बोला आपने मुसलमान। अरे जितना मुसलमान करा लीजिए। सुनिए, कश्मीरियों के लिए ये बताएंगे हारेंगे। जितना मुसलमान करेंगे ना, मुसलमानों से नफरत, लव जिहाद, जाति जिहाद, उसके बाद तमाम जिहाद लेकर जितना होंगे टका के हारेंगे। अच्छा, तो फिर 2014 से तो आपके हिसाब से बीजेपी सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम कर रही है, फिर जीतती क्यों जा रही है भाई? आप ही तो कहते हैं सुनिए, भाजपा जो कर रही है ना, कर्नाटक में आपको जवाब मिला था, छत्तीसगढ़ में भी आपको जवाब मिला, मध्य प्रदेश में जवाब मिला, उसके बाद अभी आपको बंगाल के अंदर भी जवाब मिला, और 2024 में टका के आपको जो है 2024 में आखिरी 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, आखिरी 10 सेकंड। मतलब 55 में से 45 चुनाव हार चुके हो, 2014 के बाद से कर्नाटक जीत के ऐसा लग रहा है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सरकार बना है। व्यूअर्स, जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने देश की सबसे सेकुलर पार्टी करार दे दिया है, उसका सर्टिफिकेट दे दिया है, आज उस पार्टी के असल कैरेक्टर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक दल बनाया जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग।
पाकिस्तान की मांग के लिए इसी मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भीषण सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए थे। कलकत्ता, उस दौर का कलकत्ता में 72 घंटों के अंदर 6000 से ज्यादा अधिक लोग मारे गए थे, 20,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे, 1 लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया गया था। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। इसे आप सर्च कर सकते हैं कहीं भी। देश का बंटवारा हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई, और माना जाता है जो लोग भारत में रह गए उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML बना ली, जिसका गुणगान राहुल गांधी कर रहे हैं। यह भी माना जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, यानी राहुल जी के परनाना। लेकिन 2019 आते आते राहुल गांधी की कांग्रेस ने उनसे गठबंधन कर लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी की रैलियों में मुस्लिम लीग के झंडे ना के बराबर होते थे। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के फायदे और नुकसानों के बारे में अच्छे से जानती थी, इसलिए राहुल के अमेठी हारने की आशंका होते ही उन्हें मुस्लिम बहुल वायनाड से भी मैदान में उतार दिया गया। यह प्रमाण है। मुस्लिम लीग से गठबंधन कर लिया गया, लेकिन उनकी मीडिया में प्रेजेंस दबाए रखी, ताकि उत्तर में जहां राहुल को जनेऊधारी शिव भक्त बताया गया था वहां उसका इंपैक्ट ना हो, यानी उसका नुकसान ना उठाना पड़े। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। अब आप कहेंगे कि मुस्लिम लीग से परेशानी क्यों है, क्योंकि वो तो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है। तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग के नाम से नहीं, काम काफी चिंताजनक है। इसलिए अब कारनामे क्या हैं वो भी देख लीजिए और समझ लीजिए। शाहबानो केस आपको याद होगा, शाहबानो केस में मुस्लिम लीग ने ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे गुलाम महमूद बनतवाला ने संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाए, इसी बिल को आधार बनाया गया। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। इसके अलावा 2003 में हुए मराड़ नरसंहार में मुस्लिम लीग का क्लियर कट नाम आया। लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने का भी मुस्लिम लीग ने बड़ा विरोध किया। मुस्लिम लीग संसद में सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव भी लाई थी। मुस्लिम लीग 3 तलाक बिल और स्कूलों में लड़के लड़कियों के साथ बैठने के भी खिलाफ रही है। लक्षद्वीप में शुक्रवार यानी जुम्मे की छुट्टी को जब रविवार में तब्दील किया गया, तब मुस्लिम लीग ने इस पर कड़ी और घोर आपत्ति भी जताई थी। इतना ही नहीं, इस साल मल्लापुरम और भद्रकाली मंदिर को जब हरे रंग में रंग दिया गया था, क्योंकि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुल समद हैं। दिसंबर 2021 में केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कहा था कि मुस्लिम लीग के एक्शन बहुत खतरनाक और कट्टर सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग कट्टरपंथियों के भाषणों और नारों को अपनाने लगी है। मुस्लिम लीग के कारनामों की कुंडली अभी और लंबी है, लेकिन इतने में आप यह जरूर समझ गए होंगे कि जिस मुस्लिम लीग के लिए राहुल गांधी आज बैटिंग कर रहे हैं विदेश में बैठकर, वो शुद्ध रूप से सियासी नफा और नुकसान का खेल है, क्योंकि सेकुलरिज्म और मुस्लिम लीग का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन कांग्रेस को शायद अब यह लगता है कि अगर समूचे देश में मुसलमानों का वोट उसे मिलेगा तो शायद फायदा होगा, लेकिन मुसलमान कितने मुस्लिम लीग के साथ हैं इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। आपने इस कार्यक्रम को देखा। फिलहाल इसमें इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।